हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। सबसे पहले डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए यूजुअली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो डीएनए है वो सामान्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और जो आरएनए है वो सामान्यतः राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म, केंद्रिका, राइबोसोम पर और साइटोप्लाज्म, इन तीन जगह आरएनए सामान्यतः पाया जाता है। और जो डीएनए है वो सामान्यतः तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में, पर उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। इसके बाद डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। पर जो आरएनए है वो सामान्यतः तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता, पर कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे कुछ प्लांट वायरस हैं, उसके अंदर आरएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल कार्य करता है। फिर डीएनए इज सेंसिटिव टू यूवी रेज। जो डीएनए होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति सेंसिटिव होता है, यानी वो उसके अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव में डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, डीएनए डैमेज हो सकता है। पर जो आरएनए है वो कुछ हद तक रेसिस्टेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति। इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल। जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होती है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। पर जो आरएनए है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसके बाद बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल इन डीएनए। जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये देखिए, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इस स्ट्रैंड पर एडेनिन है तो इस स्ट्रैंड पर थायमिन होगा, और जो इस स्ट्रैंड पर ग्वानिन है तो इस स्ट्रैंड पर साइटोसिन होगा, और इस स्ट्रैंड पर अगर थायमिन आ गया तो इस पर एडेनिन होगा, और अगर इस पर साइटोसिन आ गया तो इस पर ग्वानिन होगा। ऐसे तो ये सीक्वेंस तो हो गई कॉम्प्लीमेंट्री। और जो एंटी पैरेलल की बात करें हम, तो यदि इस तरफ इस स्ट्रैंड का 3 एंड है और इस तरफ इस स्ट्रैंड का 5 एंड है, तो ये जो दूसरी सामने वाली स्ट्रैंड है इसका इस तरफ 5 एंड होगा और इस तरफ 3 एंड होगा। क्यों ये बॉन्डिंग के लिए एंटी पैरेलल होना ज़रूरी है, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में नहीं बनते। तो इसके बाद जो आरएनए है उसके अंदर डबल स्ट्रैंड तो नहीं पाई जाती, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाए जाने के कारण यदि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड में होता है, ऐसे अगर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाई जाती है तो वो फोल्ड होकर, यहाँ से फोल्ड होकर एक ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। आगे देखिए इसके अंदर आप, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, एडेनिन के सामने यूरेसिल, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, यूरेसिल के सामने एडेनिन। क्योंकि ये आरएनए है तो एडेनिन के साथ यूरेसिल पेयरिंग करेगा और डीएनए में थायमिन करता है। तो अगर आरएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाई जाती है तो आरएनए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और डीएनए है उसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होती है, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है और कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी जो सार युग्म है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन, वो आपस के अंदर एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है। इस प्रकार पूरक क्षार अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो पूरक श्रृंखला कहलाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, पूरक संरचना पाई जाती है डीएनए के अंदर।
आरएनए हेयरपिन स्ट्रक्चर बनाता है अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो तो। जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जो आरएनए है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है। जो नाइट्रोजन बेस है वो डीएनए के अंदर एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। जो आरएनए है उसके अंदर एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अब इसमें 2 प्यूरिन्स है और 2 पैरामिडिन्स है। जो डीएनए है उसमें तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स है और थायमिन और साइटोसिन पैरामिडिन्स हैं। और जो आरएनए है उसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं और यूरेसिल और साइटोसिन पैरामिडिन्स हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है नाइट्रोजन बेस की, और जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, उनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, जो डीएनए है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, आरएनए की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है और इनकी असेंबली कैसे होती है, इन सब पर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। वो आप मेरे चैनल पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आगे चलते हैं। इन डीएनए प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स आर इक्वल इन क्वांटिटी। जो डीएनए है उसमें प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स क्वांटिटी में इक्वल होते हैं। जितने एडेनिन है उतने ही थायमिन, जितने ग्वानिन है उतने ही साइटोसिन। जो प्यूरिन्स हैं उनके पायरिमिडिन्स के इक्वल होते हैं। पर जो आरएनए होता है, यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे आरएनए आना है, तो उसमें प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स ऑलवेज नॉट इक्वल इन क्वांटिटी, हमेशा क्वांटिटी में इक्वल नहीं होते हैं, मात्रा बराबर नहीं होती है प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की। और जो डीएनए है उसके अंदर चारगाफ रूल अप्लीकेबल होता है। चारगाफ का जो रूल है, क्या रूल है चारगाफ का, कि एडेनिन अपॉन थायमिन और साइटोसिन अपॉन ग्वानिन, इसका जो रेशियो है वो इक्वल होता है। एडेनिन अपॉन थायमिन इज इक्वल टू साइटोसिन अपॉन ग्वानिन इज इक्वल टू 1, मतलब जो प्यूरिन्स की मात्रा है वो पायरिमिडिन्स के बराबर होती है और ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो डीएनए में तो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की मात्रा बराबर होती है जिससे ये रूल एप्लीकेबल होता है, पर आरएनए के अंदर ऐसा नहीं होने से प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की मात्रा तो बराबर होती नहीं है। इसलिए ये जो ए अपॉन टी इज इक्वल टू सी अपॉन जी का जो रूल है ये आरएनए के अंदर एग्जिस्ट नहीं होता है। इस प्रकार का कोई रेशियो आरएनए के अंदर नहीं बनता है। फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड के नंबर है वो डीएनए में अप्रोक्सीमेट 42 लाख होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड हैं। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आरएनए में है वो 12,000 होते हैं। सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए, अपने प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन होता है जो टीआरएनए का, उसके अंदर 75 से 95 तक जो न्यूक्लियोटाइड है वो पाए जाते हैं, 75 to 95। तो सबसे छोटा टीआरएनए होता है जिसके अंदर 95 के लगभग न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए के टाइप्स की बात करें तो 5 प्रकार के नॉर्मली डीएनए पाए जाते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड जेड, ये 5 प्रकार के हैं। इनमें से जो जेड है उसके अंदर वामावर्त कुंडलन होता है, और जो ये 5 हैं ए, बी, सी, डी, ई, इनके अंदर दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए शेप के आधार पर भी होते हैं, सर्कुलर डीएनए, पर हमने यहाँ पर जो इनके अंदर हेलिक्स का जो कुंडलन है उसके आधार पर जो टाइप्स होते हैं वो मैंने बताए हैं। ए, बी, सी, डी, ई, इनके अंदर तो दक्षिणावर्त कुंडलन होता है और जेड है वो वामावर्त कुंडलन पाया जाता है। और भी कई डिफरेंस हैं, इनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं पिछले जो वीडियोस हैं उनमें। टाइप्स ऑफ आरएनए टाइप्स ऑफ आरएनए के टाइप्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं इसे, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसके बाद इन डीएनए कोइलिंग एंड बेस पेयरिंग
इन्वॉल्व जो डीएनए है उसके अंदर कोइलिंग और जो बेस पेयरिंग है वो पूरी लंबाई में पाई जाती है। मान लीजिए ये डीएनए का कोई स्ट्रैंड्स है, इसके अंदर ये कोइलिंग हो गई और जो बेस पेयरिंग है वो पूरी लंबाई के अंदर पाई जाती है, और जो आरएनए है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ये जो कोइलिंग और बेस पेयरिंग है वो पूरी लंबाई में नहीं पाई जाती। जो डीएनए है उसका रीनेचुरेशन स्लो और इनकम्प्लीट होता है। यदि किसी कारण डीएनए डैमेज हो गया, कोई भी कारक हो सकता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, कोई म्यूटेशन हो गया, तो उसको रीनेचुरेशन होने पर जो डीएनए की प्रोसेस है रीनेचुरेशन की वो बहुत स्लो होती है और इनकम्प्लीट होती है। मतलब पूरा रीनेचर नहीं होता है डीएनए, जैसे पहला था वैसे वापस नहीं बनता है। रीनेचर पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है और बहुत स्लो होता है। जितना भी होता है वो बहुत स्लो होता है और इनकम्प्लीट होता है। पर जो आरएनए है उसके अंदर रीनेचुरेशन स्लो तो होता है पर कंप्लीट होता है। पूरा रीनेचर हो जाता है आरएनए, जैसे पहले था वैसे ही। कोई भी अगर इसमें डैमेज हो जाता है तो पूरा रीनेचर हो जाता है आरएनए। इसके बाद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर जेनेटिक आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, जबकि एमआरएनए के अंदर कोडिंग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। जो कोड होते हैं प्रोटीन्स के, एमिनोमल के, वो एमआरएनए के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद डीएनए क्वांटिटी इज कांस्टेंट। डीएनए की जो क्वांटिटी होती है किसी भी जीव के अंदर वो कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है, नियत होती है। पर जो आरएनए की क्वांटिटी है वो वेरिएबल होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है। डीएनए इज रीड बाय पॉलीमरेज। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा पढ़ा जाता है, और जो आरएनए है वो राइबोसोम के द्वारा पढ़ा जाता है। जब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है, और राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है। उसकी डायरेक्शन होती है 5 to 3, 5 एंड से 3 एंड की ओर राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है। उसके अकॉर्डिंग उसमें अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जो डीएनए है उसको 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर पढ़ा जाता है, 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर। इसके बाद नेचुरल डीएनए इज नॉट कैटालिटिक। जो नेचुरल डीएनए होता है वो कैटालिटिक यानी उत्प्रेरक या एंजाइम की तरह कार्य नहीं करता है, पर जो नेचुरल आरएनए होता है वो कैटालिटिक की तरह कार्य करता है। कैटालिटिक मतलब उत्प्रेरक या फिर कोई एंजाइम। तो जो नेचुरल आरएनए होता है वो एंजाइम की तरह या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जो एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है हम उसे राइबोजाइम की नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है लाइफ स्पेन ऑफ डीएनए इज लॉन्ग एंड लाइफ स्पेन ऑफ आरएनए इज शॉर्ट। जो डीएनए का लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो आरएनए से ज़्यादा होता है। आरएनए में अगर हम एमआरएनए की बात करें तो उसका जो अर्धायु है एमआरएनए की वो महज 2 मिनट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो साइटोप्लाज्म पे जो राइबोसोम है यहाँ पर इस एमआरएनए को यहाँ से निकलकर इस राइबोसोम पर तक जाना है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, पर जो हम यूकेरियोट्स हैं, यूकेरियोट कोशिका है, उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ट्रांसक्रिप्शन के 2 या 3 घंटे बाद होता है। तो एमआरएनए के तो लाइफ स्पेन या हम कहें अर्धायु है वो 2 मिनट की है, और जो इंटरवल है ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस के बीच का वो है 2 या 3 घंटे का। तो क्वेश्चन है ये इतनी देर जिंदा कैसे रहता है एमआरएनए। और एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जो न्यूक्लियस है उसके बाद जो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। जो एमआरएनए का जो ये 5 एंड होता है वो वहाँ से उसको कट कर देते हैं, जिससे एमआरएनए ख़राब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता।
तो एक तो हमें इससे बचाना है और एक mRNA का जो लाइफ स्पेन है उसको बढ़ाना है, जिससे mRNA प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सके 2 या 3 घंटे बाद, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का काम शुरू हो। तो इसके लिए क्या होता है कि mRNA के अंदर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, और इस मॉडिफिकेशन में एक होता है कैपिंग या मिथाइलेशन का, जिसके अंदर इसका जो 3 एंड होता है, यहाँ पे सही लिखा नहीं गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है CH3 मैथिल ग्रुप, 5 एंड के ऊपर मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है, जिसके जुड़ने से जो 5 एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी इसको कट नहीं कर पाते हैं, और ये 2 या 3 घंटे तक जीवित रह पाता है। जिसके पास जितना ये मेथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, उस आरएनए की आयु उतनी ही अधिक होती है। तो आरएनए का लाइफ स्पेन डीएनए से कम होता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्ट में डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन या डाउट का आंसर दिया जाएगा, डाउट को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।